सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। ये जो टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ये रीट एग्ज़ाम चाहे फर्स्ट लेवल है, चाहे साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट है, चाहे पटवार है, मतलब जहाँ जहाँ मैथ है उस मैथ्स का अगर सिलेबस है, अगर आपके सिलेबस में संख्या पद्धति लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ, लेकिन संख्या पद्धति से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि बेसिक जो मैथ्स है वो सारा का सारा संख्या पद्धति एक वाइड टॉपिक है, आपको पता है। और इसी के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं सरलीकरण के, जो संख्या पद्धति अगर टॉपिक किया हुआ है तो आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और नहीं किया हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति टॉपिक। देखो, अपने को पता है संख्या पद्धति स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे कि अंक, डिजिट कितने होते हैं मैथ में डिजिट कितने होते हैं। देखो, आपको पता है कि अंक मैथ में 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। मैथ्स में अंक कितने होते हैं दोस्तों? 10 होते हैं। समझ गए बात आप? अब आप ये बताओ कि ये 10 अंक है ना, इसमें 2 भागों में बांट सकते हैं। कुछ अंक तो होते हैं सार्थक अंक और कुछ होते हैं असार्थक। आपको ये ध्यान रखना है कि सार्थक अंक है ना, वो 1 से 9 तक है। 1 से 9 तक यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सार्थक अंक है। ये जो 9 अंक है टोटल, ये टोटल 9 अंक है, ये सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। और 0 है ना, 0 शून्य है, वो असार्थक अंक है। शून्य है वो असार्थक अंक है। यानी असार्थक अंक कितने होते हैं? 1 होता है। यानी अगर आपको पूछे असार्थक अंक कितने होते हैं, कितने होते हैं, तो आपको पता है उसका आंसर क्या आएगा? एक अंक असार्थक होता है। और कौन सा होता है? आपको कहे असार्थक अंक कौन सा होता है, कौन सा होता है, इसका मतलब तो ये पूछ रहा है भी कौन सा अंक है, तो 0 है। कितने होते हैं? तो गिनने में तो 0 1 ही है ना, यानी गिनने में तो 1 ही अंक हुआ। ये गिनने में 9 है। और कौन कौन से होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अंक सार्थक कहलाते हैं, ये असार्थक कहलाते हैं। पहले तो ये 2 बात क्लियर हुई कि मैथ में अंक कितने होते हैं? 10। और 10 में से आपको मैंने कहा कि सार्थक अंक भी होते हैं और असार्थक भी अंक होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आपको पता चल गया मैथ में अंक होते हैं कितने हैं, तो आप कहोगे मैथ में अंक 10 होते हैं। टोटल अंक कितने होते हैं? 10। सार्थक अंक कितने होते हैं? 9। असार्थक कितना होता है? 1। असार्थक अंक कौन सा होता है? तो आप कहोगे 0 है, वो असार्थक अंक होता है। सार्थक अंक कौन से होते हैं? तो 1 से 9 तक है, वो सार्थक अंक होते हैं। समझ गए बात ये? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अंकों के बारे में, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रहेगी। अब देखो, अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन अंकों को आप कहोगे कि ये डिजिट है। आपको ध्यान रखना है कि अंक को संख्या भी कह सकते हैं, अंक को संख्या भी कहते हैं। यानी 0 एक अंक भी है, 0 एक संख्या भी है, 0 एक नंबर भी है और डिजिट भी है। ये सारे के सारे अंक तो है ही है, लेकिन इनको आप संख्या भी कह सकते हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है यहां पे कि देखिए, अगर संख्या की बात करें तो 10 11 12 13 104 998 5755, ये सारी संख्याएं हैं। आप संख्या को अंक नहीं कह सकते, लेकिन अंक को संख्या कह सकते हो। अब ये 10 है ना, इनको आप अंक और संख्या दोनों कह सकते हो। लेकिन 9 के बाद जैसे 10 आता है तो 10 एक अंक नहीं है, 11 एक अंक नहीं है। मतलब अंक सदैव एक ही डिजिट का होता है। अगर 2 अंकों का आ गया तो वो अंक नहीं है, वो तो केवल और केवल संख्या रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंक तो निश्चित होते हैं,
अंक तो निश्चित होते हैं, गिने जा सकते हैं, अंक तो 10 ही है, अंक तो निश्चित होते हैं, अंक निश्चित होते हैं, अंक तो निश्चित होते हैं, मतलब अंक गिने जा सकते हैं, अंक गिने जा सकते हैं, हमने गिने हैं ना, अभी टोटल 10 ही अंक है, लेकिन संख्याएं अनंत होती है, संख्याएं तो अनंत होती है, आपको पता है। अब संख्याएं तो देखो, जैसे 0, 1, 2, 3, 10, 11, 99, 100, 104, है ना, 9853, इस प्रकार ये सारी संख्याएं हैं। तो संख्या सबसे बड़ी संख्या बताओ तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, अनंत होती है, समझ गए। संख्याएं अनंत होती है लेकिन अंक निश्चित होते हैं, गिने जा सकते हैं। संख्याओं टोटल कुल कितनी संख्याएं होती है तो हम नहीं गिन सकते, समझ गए। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, समझ गए। अब देखिए, अब अपने संख्याओं में सबसे पहले अगर बात करें तो आप ध्यान रखना, सम्मिश्र संख्या आपने नाम सुना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या जो a प्लस आयोटा b के रूप की होती है। सम्मिश्र संख्या होती है वो किस रूप की होती है? a प्लस आयोटा b रूप की होती है। ध्यान रखना, ये a है ना, ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, ये a है, ये वास्तविक संख्या है, ये a है, ये वास्तविक संख्या है। ये आयोटा b है, ये अवास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है यानी काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। लेकिन यहां केवल b की बात करें, अकेला b है, ये तो वास्तविक संख्या ही है, ये अकेला b है, ये वास्तविक संख्या है। मेरे कहने का मतलब सम्मिश्र संख्या है ना, वो a प्लस आयोटा b के रूप में लिखी जाती है। सम्मिश्र संख्या में वास्तविक और अवास्तविक दोनों का जो संयुक्त रूप है उसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का जो संयुक्त रूप है वो हमें क्या कहलाता है? सम्मिश्र संख्या कहलाता है। इसमें a वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है और आयोटा b अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको ध्यान रखना है, ये b अकेला वास्तविक संख्या था, आयोटा 7 लगा, आयोटा गुणा में था तभी ये अवास्तविक हुई। तो आप ध्यान रखना कि सम्मिश्र संख्या को 2 भागों में बांट सकते हो आप, सम्मिश्र संख्या को 2 भागों में बांट सकते हो। एक तो वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्या को मैंने बताया कि काल्पनिक संख्या बोला जाता है। अवास्तविक संख्या को ही क्या बोला जाता है दोस्तों? काल्पनिक संख्या बोला जाता है। अब वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है? किसी संख्या का यानी वास्तविक संख्या का जिन संख्याओं का वर्ग सदैव धनात्मक हो, जिन संख्याओं का वर्ग सदैव धनात्मक हो वे वास्तविक संख्याएं कहलाती है, वे वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जिन संख्याओं का वर्ग सदैव धनात्मक हो वे वास्तविक संख्याएं कहलाती है, और जिन संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक हो, वर्ग ऋणात्मक हो वे अवास्तविक संख्या कहलाती है, वे अवास्तविक संख्याएं कहलाती है, वे अवास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब एक बात ध्यान रखना आप यहां पे
कि वास्तविक संख्या वे है जिनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। जैसे आप 2 की स्क्वायर कर रहे हो तो आपको 4 मिलेगा, -2 की स्क्वायर करो तो भी 4 ही होगा प्लस का। √5 का स्क्वायर करो तो आपको पता है 5 मिलेगा, समझ गए। 4/3 का स्क्वायर करो तो आप बताओ 16/9 मिलेगा। तो ये सारी की सारी वास्तविक संख्या है, समझ गए। लेकिन अवास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ? अवास्तविक संख्या देखो, अगर आप रूट के अंदर माइनस की कोई संख्या है, मतलब इस प्रकार की कोई संख्या है, अनरूट के अंदर माइनस की कोई संख्या है, इसका वर्ग करोगे, इस संख्या का वर्ग अगर आप करोगे तो आप बताओ इस संख्या का वर्ग आप करोगे तो -5 आया, क्योंकि आपको पता है इस संख्या का वर्ग कर रहे हैं। वर्ग करने का मतलब स्क्वायर कर रहे हैं, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता है रूट हटेगा तो -5 ही रहेगा। तो ये काल्पनिक संख्या है। यानी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अनरूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं होती है ना, वो काल्पनिक संख्याएं होती है। चाहे अनरूट के अंदर है कोई संख्या लिखी हो, वो काल्पनिक संख्या होती है। आप पहचान रखना कि रूट के अंदर माइनस की संख्या वो काल्पनिक है, रूट के बाहर नहीं। मान लो ये तो वास्तविक संख्या है, अगर ऐसा लिखा गया तो ये वास्तविक संख्या है, लेकिन यही माइनस ऐसे अंदर होता तो ये काल्पनिक संख्या होती। तो ध्यान रखना, वास्तविक संख्या की परिभाषा हमने क्या पढ़ी कि वे संख्याएं जिनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, और वे संख्याएं जिनका वर्ग सदैव ऋणात्मक होता है वे संख्याएं क्या कहलाती है? अवास्तविक संख्याएं कहलाती है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ये बात सभी को समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। अब देखो, अवास्तविक संख्या की आप परिभाषा एक और बोल सकते हो। अवास्तविक संख्या की परिभाषा आप ये भी बोल सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या कहलाता है। आप देखिए, ऋणात्मक संख्या है ये ऋणात्मक संख्या है, इसका वर्गमूल कहने का मतलब रूट लगा दे तो ये अब कौन सी संख्या बन गई? काल्पनिक संख्या बन गई। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या कहलाता है दोस्तों? काल्पनिक संख्या कहलाता है। या जिस संख्या का अगर आप वर्ग कर रहे हो वो ऋणात्मक आ जाए तो वो काल्पनिक होगी। समझ गए? आप ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी, पहचान इतनी रखनी है आपको कि काल्पनिक वही होती है जो रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो काल्पनिक होती है। बस बात खत्म अपनी। समझ गए बात ये? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लेना और शेयर जरूर करना। ठीक है, अब देखिए, अब अपने को पता है काल्पनिक संख्या को आयोटा से लिखते हैं। काल्पनिक संख्या को आयोटा से लिखते हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या को आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं, IOTA, आयोटा, ये नाम होता है इस चिन्ह का। आयोटा से काल्पनिक संख्या को आयोटा से लिखते हैं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है, याद रखना। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो आयोटा बराबर क्या हुआ? √-1। आयोटा का मान √-1 हो गया। समझ गए बात आप? ये बात ध्यान रखना, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, आयोटा का मान √-1 हो गया, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। और काल्पनिक संख्या को आयोटा से लिखते हैं। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। समझ गए बात ये? ठीक है, अब देखिए अपने पढ़ते हैं आगे वास्तविक संख्याएं। क्या चीज है? वास्तविक संख्याएं।
नेक्स्ट देखिए, वास्तविक संख्या। देखो, वास्तविक संख्या, आपको पता है वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं, आर से लिखा जाता है वास्तविक संख्या को, समझ गए। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं, आर से लिखा जाता है, पता ही है अपने को। वास्तविक संख्या की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जिन संख्याओं का वर्ग सदैव धनात्मक हो वे संख्याएं क्या कहलाती है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। एक तो परिमेय संख्याएं और एक है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या दो रूप में बनते हैं, एक तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, पहले तो ध्यान रखो, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे परिमेय संख्या कहलाती है, जहां Q नॉट इक्वल 0 हो और PQ पूर्णांक हो। जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या कहलाती है, जबकि जहां Q नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो, और P और Q क्या हो, Q क्या हो, पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर लाता हूं। अपरिमेय संख्या कहलाती है वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जहां Q नॉट इक्वल 0 हो, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या वो होती है जिनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको P बटे Q के रूप में आप नहीं लिख सकते, जहां Q नॉट इक्वल क्या होता है, 0 होता है। अब बात सुनिए आप, परिमेय जो संख्या है ना, जैसे देखो 0, 1, 2, 3, -7, -8, 5/3, 7/4, -4/3, ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय है। ये सारी की सारी क्या है, परिमेय है। आप कहोगे कि 0, 1, 2, 3 ये मतलब परिमेय कैसे हुई, तो आप बताओ, इनके बटे में 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। आप बताओ, इनके बटे में 1 लगाए तो कोई फर्क पड़ा? आप कहोगे नहीं पड़ा। तो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अपने को ध्यान रखना है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब प्लस माइनस के, भी P और Q पूर्णांक होने का मतलब हो गया प्लस माइनस की हो सकती है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो संख्याएं, मतलब P Q का मान प्लस माइनस में हो, चाहे भी ऐसे नहीं कह सकते 7 और 4 दोनों प्लस प्लस के हो, या -4 है ये माइनस का नहीं होना चाहिए, माइनस का, चाहे P का मान माइनस का हो चाहे Q का मान माइनस का हो। मेरे कहने का मतलब बट्टे वाली बिना बट्टे वाली सारी संख्या परिमेय कहलाती है, समझ गए। बस परिमेय संख्या वो नहीं होती जिनके बट्टे के में 0 आ जाए, ये परिमेय संख्या नहीं है। जिनके बट्टे में 0 आ जाए वो परिमेय संख्या नहीं है, समझ गए। आप कहोगे ऊपर 0 आ जाए तो
ये प्रीमेय है क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो वो होता तो जीरो ही है, तो 0/5 लिखा हो तो वो प्रीमेय है। मतलब क्यों नॉट इक्वल जीरो का मतलब है कि बट्टे के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। समझ गए ना बात ये। अप्रिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या को जैसे रूट वाली संख्या जिनका पूर्ण मूल नहीं निकाल सकते, √5 है, √7 है, √11 है, √2 है, √3 है, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? अप्रिमेय संख्या कहलाती है। इनको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। समझ गए ना बात है। अब आप कहोगे कि रूट वाली संख्या अगर इस प्रकार लिखी हो तो √25 है, तो √25 को 5 लिख सकते हैं ना, तो इसलिए √25 तो प्रीमेय संख्या ही कहलाएगा। लेकिन जिनका आप परफेक्ट रूट नहीं कर सकते, पूरा पूरा रूट वाला मान नहीं निकाल सकते, वो संख्या क्या होती है? अप्रिमेय संख्या होती है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। समझ में आगे बात ये, आपको परिभाषा मैंने बताई है अभी तक है, समझ में आगे बात ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हो गया कि प्रीमेय संख्या में तो देखो सभी संख्या है, बस बट्टे में जीरो नहीं आना चाहिए। और अप्रीमेय संख्या में ऐसे रूट है जिनका पूरा पूरा मान नहीं निकाल सकते, वो रूट वाली संख्या अप्रीमेय संख्या कहलाती है। अब देखो परिमेय संख्याओं का आपको डिफरेंस बता रहा हूं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत व अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत व अशांत आवर्ती होता है। शांत व अशांत आवर्ती होता है, ध्यान रखना, शांत व अशांत आवर्ती है। अशांत का दूसरा नाम अनवसानी भी है, अनवसानी आवर्ती भी बोल सकते हो आप। अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती एक ही बात है। समझ में आगे बात ये। अब देखो शांत का मतलब क्या है? कई बार हम 5 में 2 का भाग दिया तो 2.5 आ गया ना। कहने का मतलब ऐसा दशमलव कि उसके बाद अंक खत्म हो जाए, मतलब 2.5 है, 5 में 2 का भाग दोगे तो ये भाग खत्म हो जाएगा, मतलब शेषफल शून्य मिलता है। शांत दशमलव में अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल शून्य मिलता है। बात तो यही, वो शांत दशमलव प्रसार है। अशांत आवर्ती का मतलब 10 में 3 का भाग दिया तो 3.333 ये चलता रहेगा, यानी 3.3 पे बार लगा दी हमने। तो बार वाला होता है ना, ये ऊपर जो बार लगी होती है वो अशांत आवर्ती होता है। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। लेकिन अप्रिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अप्रिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती होता है। अप्रिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। आप बताइए √2 का मान हम क्या पढ़ते हैं? √2 का मान क्या पढ़ते हैं भाई? समझ आई बात? 1.414 पढ़ते हैं, या √3 का मान है। समझ गए? अब देखिए आप बताइए कि इन संख्याओं का जो दशमलव वाला मान है ना, इन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार वाला मान है, समझ गए? अब ये जो मान होता है दशमलव प्रसार वाला, ये कभी खत्म नहीं होता। मेरे कहने का मतलब आप किसी का भी मान निकाल रहे हो रूट वाली संख्याओं का, चाहे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, इनका मान किसी का भी निकालो तो ऐसे संख्या बनती है। मान लो 3.172849739100517। मेरे कहने का मतलब पॉइंट लगने के बाद अंक भी बदल बदल कर आते हैं और भाग चलता रहता है।
अंक भी बदल बदल के आते हैं और भाग चलता रहता है, इसलिए वो अशांत। तो अशांत का तो मतलब हो गया भाग खत्म ना होना। तो आप कहोगे भाग तो यहाँ भी खत्म नहीं हो रहा, अशांत तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ अंकों की रिपीटिशन है, बार बार वही अंक आ रहे हैं, तो वो अशांत आवर्ती है। और ये बार बार वही अंक ना हो तो अशांत अनावर्ती है। तो अप्रिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अप्रिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। अब देखो, हमें ये पता है कि इन संख्याओं को हम p बटे परिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है और दशमलव प्रसार भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आप पहचान मिनट में बता दोगे कि ये देखो, पहली पहचान तो मैंने यही बता दी कि जिनका रूट पूरा पूरा ना निकले ना वो अपरिमेय होती है, जिनका पूरा पूरा रूट निकले या बाकी जो भी संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, अपरिमेय में बटे में जीरो नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। परिमेय संख्याओं का पूर्ण मूल होता है, इनका पूर्ण मूल होता है और इनका पूर्ण मूल नहीं होता, इनका पूर्ण मूल नहीं होता है। देखो आप बताइए, रूट 25 का मान क्या होता है? 5 होता है। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है। समझ गए? ये बात समझ में आ गई? 32 का फिफ्थ रूट क्या होता है? तो आप कहोगे 2 होता है। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 होता है। 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4 होता है। तो जिनका पूरा पूरा रूट निकले वो परिमेय संख्या है और जिनका रूट ना निकले, जैसे देखो 4 का क्यूब रूट निकाल सकते हो क्या पूरा पूरा? क्योंकि स्क्वायर रूट तो 4 का होता है 2, लेकिन क्यूब रूट तो पूरा नहीं होता। 8 का स्क्वायर रूट नहीं होता पूरा पूरा। 16 का फिफ्थ रूट पूरा पूरा नहीं होता। 64 का फोर्थ रूट पूरा पूरा नहीं होता। तो जिन संख्याओं का पूरा पूरा रूट ना निकले वो अपरिमेय होती है और जिनका पूरा पूरा रूट निकल जाए वो परिमेय होती है। ये ध्यान रखना, समझ गए? तो ये डिफरेंस आपको आना चाहिए करना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या डिफरेंस होता है। समझ गए? अब देखिए, अब आपको एक बात ध्यान और रखनी है। देखिए, ये परिमेय संख्या ये किन से बनी है? तो आप कहोगे वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या किन से बनी है? वास्तविक संख्या से। तो मैं ये लिख सकता हूं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती है, वास्तविक होती है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। ठीक है। अपरिमेय संख्या में आप लिखोगे सभी वास्तविक संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। मतलब सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक है, सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है, क्योंकि सारी की सारी चाहे परिमेय चाहे अपरिमेय बनी किससे है? वास्तविक संख्या से बनी है। तो सभी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक है और सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है। समझ गए? सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक है और सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है। सभी वास्तविक संख्याएं न तो सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं है और सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी नहीं है। मतलब देखो, मैं ये कह दूं सारी की सारी संख्याएं वास्तविक परिमेय होती है, तो ये तो गलत है ना भी। सभी की सभी वास्तविक परिमेय है तो ये गलत ही है, क्योंकि सारी की सारी वास्तविक संख्या परिमेय थोड़ी ना है। तो सभी वास्तविक संख्या, सभी मतलब सारी की सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती और नहीं सारी की सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती। तो आप क्या लिखोगे कि सभी वास्तविक संख्याएं
परिमेय व अपरिमेय दोनों रूप की होती है। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय दोनों रूप की होती है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय दोनों रूप की होती है, समझ गए? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी। अब देखिए, मतलब आप संख्या देख कर कैसे पहचानोगे कि वास्तविक है क्या वास्तविक है? देखो, इस प्रकार की संख्या है, ठीक है, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल भी निकले, या इस प्रकार की संख्या, या ऐसे रूट लगाओ, समझ गए? ठीक है, ऐसे मतलब ये बार लगी हो तो वह परिमेय होगी, क्योंकि ये अशांतनावर्ती है, ये भी अशांतनावर्ती है, ये शांत है, ये पूर्ण मूल निकाल रहा है, तो ये सारी संख्याएं परिमेय है। अपरिमेय देखो, पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है, ठीक है, 3.14987321 और चलता रहे, बार ना लगे हो तो वो अपरिमेय है। ऐसे रूट जिनका पूरा पूरा मान आप नहीं निकाल सकते वो भी अपरिमेय है। अब आप ध्यान रखना, स्पेशल ये है कि पाई है वो अपरिमेय है, लेकिन 22/7 है ना, वो परिमेय है, समझ गए? अब आप कहोगे ऐसा क्यों कि पाई तो अपरिमेय 22/7, पाई तो अपरिमेय 22/7 परिमेय क्यों? क्योंकि पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं होता। पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं होता, ये तो केवल निकटतम मान होता है, निकटतम मान होता है 22/7। पाई का निकटतम मान 22/7 है, इसलिए पाई तो अपरिमेय है, लेकिन 22/7 है वो क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आगे बात? ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, हमने संख्या पद्धति स्टार्ट किया, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाकी क्षेत्रफल टॉपिक अपना चल ही रहा है, बाकी सारे जो वीडियो आप ज़रूर देखना और शेयर भी किया करो, स्टेटस लगाया करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे मेरे को फ़ायदा ये होगा कि वॉच टाइम है वो बढ़ेगा, और आपको फ़ायदा ये तो परीक्षा में होगा ही होगा। तो धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए।